Shut up and sit down. चलिए आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं 8.1 फीचर्स ऑफ द इंडियन फेडरलिज्म। देखिए इंडियन फेडरलिज्म का क्या विशेषताएं हैं, ठीक है। भारतीय संघवाद की क्या विशेषताएं हैं, किस तरह से सरकार चलती है, ठीक है, क्या है सिस्टम सरकार का, क्या है प्रिंसिपल्स, वो हम लोग देखेंगे। The Constitution of India has adopted federal features, though it does not, in fact, claim that it establishes a federation. भारतीय जो संविधान है वह एक फेडरल फीचर, संघीय विशेषताओं को अपनाया है। हालांकि वह ये बात नहीं करेगा, वह यह नहीं बोलेगा कि ये एक फेडरेशन बैठाया है। The question whether the Indian Constitution could be called a federal constitution troubled the minds of the members of the Constituent Assembly. अब देखिए, जो सभा के सदस्य हैं उनके दिमाग में यह चीज़ हमेशा से क्वेश्चन रहा है कि क्या भारत एक फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन है, भारत का जो संविधान है क्या यह एक फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन है, फेडरल संविधान है, संघीय संविधान है। This question cannot be answered without going into the meaning of federalism and the essential features that are evident in federal state. अब इस सवाल का जवाब तक नहीं दिया जा सकता जब तक हम लोग ये नहीं समझेंगे कि फेडरलिज्म होता क्या है, उसके क्या क्या विशेषताएं हैं, कब हम लोग कहेंगे कि कोई राज्य फेडरल है, संघीय है। Let us examine them and try to find out whether India is a federation or not. अब आइए हम लोग देखेंगे कि एक फेडरलिज्म जो संघ होता है, जो संघीय प्रणाली होती है, उसकी क्या क्या विशेषताएं होती हैं, और फिर हम लोग को समझ में आएगा कि भारतीय एक संघीय प्रणाली है या नहीं है। सबसे पहला 8.1.1 रिटन कॉन्स्टिट्यूशन, लिखित संविधान। द मोस्ट इंपॉर्टेंट फीचर ऑफ अ फेडरेशन इज दैट इट्स कॉन्स्टिट्यूशन शुड बी अ रिटन वन, so that both the union government as well as the state can refer to that as and when needed. अब जो सबसे महत्वपूर्ण विशेषता एक फेडरेशन, एक संघीय प्रणाली का, एक संघवाद का है, वह यह है कि उसके संविधान में हर एक चीज़ लिखा हुआ हो, ताकि जब ज़रूरत पड़े तो केंद्र सरकार और राज्य सरकार उस संविधान को पढ़कर उसके अनुसार कार्य कर सकें। The Constitution of India is a written document and is the most elaborate constitution of the world. भारतीय संविधान एक लिखित संविधान है, एक लिखित दस्तावेज है, और पूरे विश्व में सबसे बड़ी जो लिखित संविधान है वह भारत की है। It establishes supremacy of the Constitution because both the Union and the states are given powers by the Constitution as to be independent in their spheres of governance. अब हमारा जो संविधान है वह केंद्र सरकार को और राज्य सरकार को दोनों को शक्तियां देता है कि वह अपने क्षेत्र में अपने हिसाब से आज़ादी से कार्य कर सके, अपनी सरकार चला सके। रिजिड कॉन्स्टिट्यूशन 8.1.2 रिजिड कॉन्स्टिट्यूशन। रिजिड का मतलब क्या होता है? कठोर, तो कठोर संविधान। द प्रोसीजर ऑफ अमेंडिंग द कॉन्स्टिट्यूशन इन अ फेडरल सिस्टम इज नॉर्मली रिजिड। देखिए, जो एक संघीय प्रणाली होती है, फेडरल सिस्टम होता है, उसमें अमेंड करने का मतलब चीज़ों को बदलना, कोई नया कानून लाना या पुराना कानून को हटाना, किसी भी तरह के बदलाव करना संविधान में, यह बहुत ही जटिल होता है। किसमें? फेडरल सिस्टम में। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड्स दैट सम अमेंडमेंट्स रिक्वायर अ स्पेशल मेजॉरिटी। भारतीय संविधान भी यह कहता है कि कुछ कुछ प्रकार के ऐसे अमेंडमेंट्स है, बदलाव हैं, जिसके लिए आपको एक स्पेशल मेजॉरिटी की ज़रूरत होती है, ठीक है। अगर आपको कुछ संशोधन करना है, सुधार करना है, अमेंडमेंट मतलब संशोधन, सुधार, बदलाव, करेक्शन, ये सब होता है। Such an amendment has to be passed by the majority of total members of each house of the parliament as well as by 2/3 majority of the members present and voting therein. अब जो स्पेशल केसेस होते हैं, कुछ कुछ ऐसे कानून होते हैं या ऐसे संशोधन होते हैं, सुधार होते हैं, तो उनको करने के लिए मेंबर्स पार्लियामेंट में, सभा में जितने भी सदस्य हैं उनका वोटिंग होता है, मेजॉरिटी चाहिए, साथ ही साथ दोनों हाउस का, ठीक है, यहाँ पे वोटिंग होता है।
और एक हाउस में 2/3 मेजॉरिटी, मतलब अगर 100 लोग हैं तो कम से कम 67 लोगों का वोटिंग होना चाहिए, तब जाके वह संशोधन होगा, बदलाव होगा। However, in addition to this process, some amendments must be approved by at least 50% of the states. अब देखिए, इसके साथ ही साथ कुछ कुछ ऐसे भी तरीके होते हैं जिसमें संशोधन करने के लिए लगभग 50% जो राज्य होते हैं उनका भी सहमति चाहिए। After this procedure, the amendment is signed by the head of the state, that is the president. अब ये सारे प्रोसीजर होने के बाद, संशोधन होने के बाद, जो आपके राज्य का प्रेसिडेंट है, राष्ट्रपति है, उनका भी साइन चाहिए होता है। Since in India, important amendments can be amended through this procedure, hence Indian Constitution has been rightly called a rigid constitution. अब भारत में कुछ जो महत्वपूर्ण संशोधन है, सुधार हैं, उसके लिए ये तरीका अपनाया जाता है जो कि जटिल है। इसलिए ये कहा जा सकता है कि जो भारतीय संविधान है वो एक रिजिड कॉन्स्टिट्यूशन, एक कठोर संविधान है जहाँ पे आसानी से आप चीज़ों को बदल नहीं सकते। नेक्स्ट 8.1.3 डिवीजन ऑफ पावर्स। अब जो शक्तियाँ हैं उनको बांटा गया है। In our constitution, there is a clear division of powers so that the states and the center are required to enact and legislate within their sphere of activity and non-violates its limits and tries to encroach upon the function of the other. भारतीय संविधान में राज्य सरकार और केंद्र सरकार, स्टेट गवर्नमेंट और एंड सेंट्रल गवर्नमेंट, उन लोगों की जो शक्तियां हैं उनको बांटा गया है। अब ये एक दूसरे के काम पर बाधा नहीं डाल सकते, ये अपने क्षेत्र पे ही काम करते हैं और एक दूसरे के कामों में, एक दूसरे के निर्णय में ये दखल नहीं देते हैं। दोनों ही अपने काम को करने के लिए आज़ाद हैं। Our constitution enumerates 3 lists, with the union, the state and the concurrent list. हमारा जो संविधान है उसके 3 सूचियां हैं, यूनियन, स्टेट और concurrent list. The union consists of 97 subjects of national importance such as defense, railway, post and telegraph etc. अब जो यूनियन है, केंद्र सरकार, उसमें 97 सब्जेक्ट्स है जिस पे वो काम करता है, जो कि राष्ट्रीय स्तर के हैं, जैसे कि सुरक्षा, रेलवे, पोस्ट एंड टेलीग्राफ। द स्टेट लिस्ट कंसिस्ट ऑफ 66 सब्जेक्ट्स ऑफ लोकल इंटरेस्ट सच एज पब्लिक हेल्थ, पुलिस एक्सेट्रा। अब जो राज्य सरकार है उसका 66 सब्जेक्ट्स है जो कि उस राज्य के लोगों के हित पे देखा गया है। जैसे हर एक राज्य अपना पब्लिक हेल्थ देखता है, उसके पुलिस उसके कंट्रोल में होती है। द कॉन्करेंट लिस्ट हैज़ 47 सब्जेक्ट्स इंपॉर्टेंट टू बोथ द यूनियन एंड द स्टेट सच एज इलेक्ट्रिसिटी, ट्रेड यूनियन, इकोनॉमिक एंड सोशल प्लानिंग एक्सेट्रा। अब जो कॉन्करेंट लिस्ट है वो उसमें 47 सब्जेक्ट्स है जो कि केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों के लिए महत्वपूर्ण है, जैसे कि इलेक्ट्रिसिटी, ट्रेड यूनियन, इकोनॉमिक प्लानिंग, सोशल प्लानिंग। ठीक है, तो हर एक को अपना क्षेत्र दिया गया है, उनके पास शक्तियां हैं, वह उसके हिसाब से काम करती हैं। 8.1.4 सुपरमेसी ऑफ द जुडिशरी। अब देखिए, जो न्याय है, न्यायालय का वो सर्वोच्च है। Another very important feature of federation is an independent judiciary to interpret the constitution and to maintain its sanctity. अब देखिए, एक बहुत ही महत्वपूर्ण जो विशेषता है एक संघ का, एक संघीय प्रणाली का, वह ये कि वहाँ का जो जुडिशरी सिस्टम होगा, जो न्याय होगा, जो न्यायालय होगा, वो आज़ादी से काम करेगा ताकि वह संविधान को लागू कर सके और उसकी पवित्रता को, उसकी शुद्धता को बनाए रख सके। जैसे हमारे यहाँ सुप्रीम कोर्ट है, हाई कोर्ट है, तो ये सब इंडिपेंडेंट है। द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया हैज़ द ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन टू सेटल डिस्प्यूट बिटवीन द यूनियन एंड द स्टेट्स। अब देखिए, जो सुप्रीम कोर्ट है, ठीक है, वो अपने हिसाब से काम करती है, उसके काम में केंद्र सरकार या राज्य सरकार दखल नहीं दे सकती है। ठीक है, और केंद्र सरकार या राज्य सरकार के बीच में अगर कोई मतभेद होता है तो वो भी सुप्रीम कोर्ट ही देखता है। इट कैन डिक्लेयर अ लॉ एज अनकॉन्स्टिट्यूशनल इफ इट कॉन्ट्रावेंस एनी प्रोविजन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। अब वो ये भी कह सकते हैं कि हमारे जो संविधान है उसमें कोई कानून है तो वो असंवैधानिक है, तो वो सुप्रीम कोर्ट हमेशा टॉप में रहता है और उसका काम, सुप्रीम कोर्ट हो, हाई कोर्ट हो, उसमें कोई भी सरकार दखल नहीं दे सकती है।
तो देखिए ये सारे चीज़ों के वजह से हम लोग ये कहते हैं, सारे फीचर्स जो कि एक फेडरेशन में है वो है भारतीय संविधान में, इसलिए हम लोग इंडिया को एक फेडरल सिस्टम कहते हैं।